बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 611 एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 33 को स्टार्ट करेंगे। तो लेसन नंबर 33 का नाम है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इन एकेडमिया। लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस लेसन के अंदर आपको वो फैक्ट्स या वो सिग्निफिकेंस या वो इश्यूज बताए गए हैं जो टीचर और स्टूडेंट्स को एक दूसरे को लेकर आपस में होते हैं। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर दें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन के स्टार्ट में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि जब हम एजुकेटर्स की बात करते हैं तो इनका रोल सिर्फ इंफॉर्मेशन देने तक नहीं होता, ख़ासतौर पर जब वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हो। जब साइकोलॉजिस्ट एज ए टीचर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इनका मकसद कोचिंग, सुपरवाइजिंग, मेंटोरिंग और क्लिनिकल इंटर्न्स को नॉलेज देना होता है। और ये टीचर्स अपनी फील्ड्स के लिए रोल मॉडल्स भी होते हैं जो कल के प्रैक्टिशनर की क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं। इन टीचर्स का सब्जेक्ट नॉलेज इतना वास्ट और इनरिचिंग होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सकें और इनको अपनी फील्ड्स में कॉम्पिटेंट बनाने के लिए मोटिवेट भी कर सकें। जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी अच्छे रिकॉर्ड्स रखती हैं, इन्होंने एकेडमिक फ्रीडम, एक्सपेक्शंस की ओपनेंस और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? नंबर 1 पे कोर्स कंटेंट की फ्रेमिंग, नंबर 2 पे टीचिंग स्टाइल, नंबर 3 पे क्रिएटिव असाइनमेंट्स और नंबर 4 पे आइडियाज़ का फ्री एक्सप्रेशन। अच्छा, क्रिएटिव असाइनमेंट में ये होता है कि कभी कभी कंट्रोवर्शियल आइडियाज़ भी शामिल होते हैं। ओके। जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बुक रीडिंग, लेक्चर्स और असाइनमेंट्स तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंटरेस्टिंग डिस्कशन से साइकोड्रामास और रोल प्लेस भी शामिल होने चाहिए। और ये सब एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल नॉलेज को इन्हेंस करती है। टीचर्स कंप्लेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स, इसमें आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि ज़्यादातर टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स की इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड्स की शिकायत होती है। इंस्ट्रक्टर्स को तब शायद डिस्पेयर होती है, मतलब कि इंस्ट्रक्टर जब जो भी इंस्ट्रक्टर होता है अपने स्टूडेंट्स को लेकर तब डिस्परेट होता है या फिर मतलब कि डिस्परेट से मना दिए कि सर दर्द होना शुरू हो जाना या फिर जो है वो एक किस्म का डिसलाइक करना। तो जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स को लेकर तब डिस्परेट होता है जब इनकी केयरफुली क्राफ्टी लेक्चर्स स्टूडेंट्स पर कोई असर ना करते हों। अब ये मेरा लेक्चर आप स्टूडेंट्स पे असर हो रहा है या नहीं हो रहा तो मुझे बताइएगा ताकि मैं डिस्परेट होने से बच जाऊँ। अच्छा, इसमें मज़ीद बताया गया है कि ये कॉमन कंप्लेन होती है टीचर्स की। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स लेक्चर्स को समझने में, कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करने में और टॉपिक को क्रिटिकली एनालाइज करने में फेल हो जाते हैं। एथिकल एजुकेटर्स हमेशा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं और अपने कॉम्पिटेंस की बाउंड्रीज के अंदर रहते हैं जो इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड, कंटिन्यूइंग एजुकेशन और सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है। स्टूडेंट कंप्लेंट्स अबाउट टीचर्स, इसमें आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी अपने एजुकेटर्स के बारे में कई कंप्लेंट्स करते हैं, जैसे कि इंफीरियर कोर्स प्लानिंग, वीक लेक्चर्स स्किल्स, मिसाल के तौर पर मोनोटोनिक या बहुत स्टीफ अनअप्रोचेबिलिटी वगैरह। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो कंप्लेन करते हैं इनमें शामिल है नंबर 1 पे कि अनइंस्पायरिंग या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंडिंग टीचर्स, नंबर 2 पे अच्छा, टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ कंडसिव नहीं होते हैं और कंडसिव नहीं होते हैं और अनक्लियर ग्रेडिंग क्राइटेरिया नंबर 2 पे है। और नंबर 3 पे है कि टीचर्स जो एडवाइजिंग या असिस्टेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। और नंबर 4 पे कि एरोगेंट और डीमीनिंग टीचर्स हैं। एरोगेंट मतलब कि गुरूर वाले और या खड़ूस किस्म का टीचर है। अच्छा, नंबर 5 पे कि वो टीचर्स जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं या सीमिंगली इरेलेवेंट वर्क असाइन करते हैं। अक्सर क्या होता है कि ये पता नहीं कहाँ से असाइनमेंट दे दी है टीचर ने, ये जुल्म किया है, ये हो गया वो हो गया। अक्सर स्टूडेंट ये जो है वो शिकायत रखते हैं अपने टीचर से।
कम्पिटेंसी इश्यूज़ इन टीचिंग, इसमें आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि दूसरों को नॉलेज देना सिर्फ सब्जेक्ट मैटर की मिस्ट्री से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें ना स्पेसिफिक ट्रेनिंग और स्किल्स की ज़रूरत होनी चाहिए ताकि ना टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज और स्किल्स इफेक्टिवली ट्रांसफ़र कर सकें। और ये कम्पिटेंसी इंक्लूड करती है सब्जेक्ट मैटर्स के लिए एथ्यूज़म्स और मिस्ट्री टीचिंग मेथड्स में प्रोफिशेंसी, स्टूडेंट्स को अप्रोप्रिएट और इम्पार्शल तरीके से एवेल्यूएट करना और क्लासरूम के अंदर और बाहर स्टूडेंट्स के साथ प्रोफेशनली इंटरेक्ट करना। इसलिए ना सिर्फ इन सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि ना एथ्यूज़म्स, पैशंस और एम्पैथी भी ज़रूरी क्वालिटीज़ है जो स्टूडेंट्स की लर्निंग पर इम्पेक्ट डालती है। अच्छा, कम्पिटेंसी में कुछ इश्यूज जो है वो शामिल होते हैं। नंबर वन पे टीचिंग स्किल्स और कोर्स प्रेपरेशंस। अच्छा, अपनी इसमें क्या होता है कि अपनी फील्ड्स में ना करंट रहना एक एथिकल माना जाता है ताकि ना स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली एजुकेट किया जा सके। टीचर्स का सब्जेक्ट थ्योरी और प्रैक्टिस का नॉलेज अपडेटेड होना चाहिए ताकि ना वो एवॉल्विंग ट्रेंड्स को समझ सके। मिसाल के तौर पर साइकोपैथोलॉजी का कोर्स देखें जिसमें ना DSM-5 और DSM-5 TRs तक जो सफ़र है, फिर DSM-5 तक का शिफ्ट आया है। ये मैनुअल कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है DSM-5 TR, और क्योंकि ना डिजीज़ के सिम्टमोलॉजी एवॉल्व हो रही हैं इसी वजह से। मज़ीद इसमें बताया गया कि नॉलेज और स्किल्स को अपडेट करने की ऑप्शंस जो है वो कोर्सेज लेना, सेल्फ डायरेक्टेड रीडिंग करना, मेंटोरिंग लेना और प्रोफेशनल्स मीटिंग्स और टीचिंग का कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, ये भी शामिल है। अच्छा, बी वाले इशू की बात करें तो मतलब कि बी इन्फ्यूजिंग डाइवर्सिटी कंटेंट के नाम से है। तो जब हम फ्यूचर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो एजुकेटर्स के पास कल्चरल कम्पिटेंसी होनी चाहिए। ग्लोबल विलेज बनने के बाद हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ना अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स होते हैं। डाइवर्सिटी को कोर्स टॉपिक्स और कोर्स एक्टिविटीज़ की प्लानिंग में ना शामिल करना ज़रूरी होता है। ओके, टीचिंग कोर्सेज विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग, ये सी में है, तो ये सी टाइप का इशू है। तो कभी कभी ना इंस्ट्रक्टर्स अपनी मर्ज़ी से ना ऐसे कोर्सेज टीच करते हैं जिसमें ना इनको फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर किसी टीचर्स को डेटा एनालिसिस का कोर्स देना है तो क्या होता है कि लेकिन इन्होंने इस फील्ड में फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। अगर एक टीचर ने मिसाल के तौर पर अगर एक टीचर ने डाटा एनालिसिस का कोर्स देना है या सिखाना है स्टूडेंट्स को, लेकिन क्या है कि उस टीचर ने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, तो ये एक चैलेंजिंग हो सकता है टीचर्स के लिए। ओके, आगे है डी, इम्पेयर्ड इंस्ट्रक्टर्स। इसमें आपको बताया गया कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो टीचिंग करते हैं वो अपने आप भी इम्पेयर्ड हो सकते हैं, जो माइल्ड से लेकर डेबिलिटेटिंग तक हो सकती है। ओके, स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को ना स्टूडेंट्स जो है अपनी टीचर्स की जो प्रोफाइल वो जल्दी समझ लेते हैं और अकॉर्डिंगली, मतलब कि जैसे टीचर की प्रोफाइल होती है उसके मुताबिक ही रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने PSY 515 के लेक्चर्स डिलीवर कर रहा था तो एक स्टूडेंट ना मुझे काफ़ी कमेंट्स कर रहा था या कर रही थी, आई थिंक कर रही थी, बाद में भी उन्होंने मुझे ना व्हाट्सएप में रब्ता किया था। कहते कि सर आपके जो लेक्चर्स हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप कुछ इस तरह से जो है वो क्लियर कर लिया करें, एक दफ़ा लेक्चर्स को पढ़ लिया करें। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं लेक्चर्स को पढूं, मैंने ऑफिस वर्क भी देखना होता है, बिज़नेस को भी देखना होता है, यूट्यूब को भी देखना होता है, हर जगह जो है वो फिर अपनी जो स्किल्स हैं उनको इनपुट करना होता है। तो देन क्या होता है कि बस मेरे सामने जो स्क्रीन में लेक्चर्स होता है, कोई हैंडआउट्स होता है, जस्ट उसको रीड आउट करके ही बस समझाना होता है। ओके, तो कहती बहुत लेंथी लेक्चर हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है, जो हैंडआउट्स में है वही आप पढ़ के समझा रहे हैं। तो ये खाली हैंडआउट्स ही समझ में आ जाए ना तो ये बहुत बड़ी नेमत है आप स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये हैंडआउट्स आप स्टूडेंट्स को लेकर ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ऐसे डिज़ाइन किया है कि ताकि आप इजीली समझ सकें बेसिक नॉलेज को। ओके, तो अच्छा, वो अब मैंने जब मतलब कि उन्होंने एक कमेंट क्या किया था, मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने कमेंट ये किया कि आपने तो लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन ऐसा दिया था तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई थी,
कि मैंने फिर आपके लेक्चर जब वॉच आउट करना शुरू किया तो आप तो सिर्फ हैंडवर्ड्स ही पढ़ के बस बता रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दे रहे। तो मैं ना ज़रा उनके कमेंट्स में ना मैं समझ गया था कि एक्चुअल में इन्होंने मेरी प्रोफाइल को देखकर रिएक्ट करना शुरू किया है। और बेसिकली बात यह है कि अगर मैं हैंड आउट से हट कर एक्स्ट्रा नॉलेज देना शुरू कर दूँ, कम पेज से 3 से 4 घंटे एक लेसन को लेकर मैं आर्गूमेंट्स और ट्रू फैक्ट्स के साथ डिलीवर कर सकता हूँ। लेकिन क्या कि आप स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है, ना ही मेरे पास इतना टाइम है। ओके, खैर मैं अब आता हूँ दोबारा लेसन की तरफ। तो ई की तरफ आता हूँ। ई में असेसमेंट और कोचिंग के अकॉर्डिंग कुछ बताया गया इसमें। तो इसमें आपको बताया गया कि स्टूडेंट्स है स्टूडेंट लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए बैलेंस्ड असेसमेंट और फीडबैक ज़रूरी होता है। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करना और क्लियर, टाइमली और ऑब्जर्वेबल फीडबैक देना स्टूडेंट्स और इनके फैमिलीज़ के लिए मददगार हो सकता है। एवल्यूएटिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि असेसमेंट का पार्ट ये है कि टीचर्स स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्टिव फीडबैक देते हैं जो इनकी एफर्ट्स को इम्प्रूव करने में मदद करता है। एवल्यूशंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स वर्क की क्वालिटी को जज करना जो प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया पर बेस्ड होती है। मज़ीद ये कि प्रोफेशनल एथिक कोड्स में ये बात होती है कि हम जिस जैसा भी काम करते हैं ना या जिस तरह का भी काम करते हैं, स्टूडेंट्स को नुकसान ना पहुंचे उस काम से। लेकिन एजुकेटर्स का पोजीशन से काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ना कभी कभी इन्हें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो स्टूडेंट्स को हार्मफुल मतलब कि नुकसानदेह वाली महसूस होती हैं। जैसे कि फेलिंग ग्रेड देना, मतलब कि एक स्टूडेंट्स जो बहुत सेंसिटिव है लेकिन टीचर को पता चल गया कि सेंसिटिव है, अब वो घबराएगा इस हवाले से अब कि मैं इसको एफ ग्रेड दे दिया तो रोने ना लग जाए बेचारा या बेचारी स्टूडेंट्स। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना टीचर्स खुद महसूस करते हैं, लेकिन अब क्या करें। अब ये अब मतलब कि ज़्यादती हो सकती है अगर अकॉर्डिंग टू जो टेस्ट है उसके मुताबिक ना जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस किया जाए तो। अच्छा, जैसे कि फेलिंग ग्रेड देना या हाईली क्रिटिकल एवल्यूशंस वगैरह। इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ना टीचर्स को प्रोफेशनल डेकोरम मेंटेन करना ज़रूरी होता है जब वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। मज़ीद आपको ना इम्पोर्टेंट इश्यूज़ इन असेसमेंट को लेकर भी बताया गया इसमें। इसमें किस टाइप के इम्पोर्टेंट इश्यूज़ होते हैं असेसमेंट को लेकर कि जब असेसमेंट और एवल्यूशंस की बात होती है तो टीचर्स का गोल ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स की लर्निंग का ना वैलिड और रिलायबल तरीके से ना असेस किया जाए और इनकी लर्निंग को इम्प्रूव किया जाए। टीचर्स को ये स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए नंबर 1 पे कि ये इंश्योर करे कि स्टूडेंट्स क्या सीखते हैं और किस हद तक सीखते हैं। नंबर 2 पे नॉलेज और स्किल्स की कैटेगरीज को और अचीवमेंट चार्ट डिस्क्रिप्शंस को फॉलो करे जो मिनिस्ट्री ने दिया है। नंबर 3 पे ये स्ट्रेटजीज वैलिड होनी चाहिए और टाइम के साथ स्टूडेंट्स को अपनी लर्निंग के पूरी रेंज को डेमोस्ट्रेट करने का मौका भी देना चाहिए। नंबर 4 पे ये एक्टिविटीज़ लर्निंग एक्टिविटीज़ इंस्ट्रक्शंस के पर्पस और स्टूडेंट्स की नीड्स और एक्सपीरियंसेस के मुताबिक होने चाहिए। नंबर 5 पे है कि ये स्ट्रेटजीज और कोर्स की शुरुआत में और बाकी अप्रोप्रिएट पॉइंट्स पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को क्लियरली कम्युनिकेट करनी चाहिए। अगर कोई कोर्स प्रैक्टिकम मतलब कि प्रैक्टिकल बेस पर है तो इसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है और ये ज़रूरी है कि ये इन रिक्वायरमेंट्स को पहले ही स्टूडेंट्स को बता दिया जाए। ओके, और नंबर 6 पे कि हर स्टूडेंट्स को इम्प्रूवमेंट के लिए क्लियर डायरेक्शंस देनी चाहिए। और नंबर 7 पे कि ये स्ट्रेटजीज स्टूडेंट्स की अपनी लर्निंग को असेस करने की एबिलिटी को प्रमोट करनी चाहिए और इन्हें स्पेसिफिक गोल्स सेट करने में मदद देनी चाहिए। और लास्ट में कि ये स्ट्रेटजीज स्टूडेंट्स के लिए ना फेयर और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स प्राइवेसी, इसमें आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि जब हम स्टूडेंट्स प्राइवेसी की बात करते हैं तो ये ना इम्पोर्टेंट है कि एकेडमिक सेटिंग्स में ना कॉन्फिडेंशियलिटी को समझा जाए। स्टूडेंट्स एकेडमिक रिकॉर्ड्स को लॉ से प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन क्लासरूम में जो चीज़ें डिस्कस होती हैं इनका लॉ में यूनिफॉर्मली मेंशन्ड नहीं होता, फिर भी ना एथिकल कंसिडरेशंस अप्लाई होती है। और अगर स्टूडेंट्स की प्राइवेसी वायलेट हो जाए तो इनको ना मेंटल डिस्ट्रेस हो सकता है स्टूडेंट्स को।
अगर एक स्टूडेंट्स को ओपनली फेल डिक्लेयर कर दिया जाए, मतलब कि अब एक ऐसी फीमेल है या मेल स्टूडेंट्स है, उससे मैंने कह दिया कि तुझे तो मैंने फेल ही करना, जो मर्जी कर, तूने ये किया तो किया क्यों, अच्छा ये ओपनली मैंने उसको फेल डिक्लेयर कर दिया, तो इससे ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो सकता है एक स्टूडेंट्स के लिए, और इससे काफ़ी सीरियस कंसिक्वेंस भी आ सकते हैं साइकोलॉजिकली तौर पर उस स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो अच्छा यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो इंस्ट्रक्टर्स को स्टूडेंट्स की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करते वक्त ध्यान में रखने चाहिए। नंबर 1 पे कि डोंट शेयर स्टूडेंट्स फेसेस और नेम्स विदाउट एक्सप्लिसिट पेरेंटल कंस्टेंट कॉन्सेंट। ओके, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स की फेसेस या नेम्स शेयर ना करें बिना इनकी एक्सप्लिसिट पेरेंटल कंसेंट के। मतलब ये कि जब तक आपके पास स्टूडेंट और इनकी पेरेंट्स की रिटर्न कंसेंट ना हो, इनके फेसेस और नेम्स को पब्लिकली शेयर ना करें। और नंबर 2 पे डोंट मेक एनी ग्रेड्स असेसमेंट और एनी अदर पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स एजुकेशनल रिकॉर्ड पब्लिक। मतलब ये कि ग्रेड्स असेसमेंट्स या कोई भी पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स एजुकेशनल रिकॉर्ड पब्लिक ना करें। मतलब ये कि फरपा जो कि फैमिली एजुकेशनल राइट्स एंड प्राइवेसी एक्ट है, इस ये एक किस्म का कोर पॉइंट है इसका। अगर आपको कोई चीज़ किसी चीज़ में डाउट हो तो उसे ना शेयर ना करें। ओके, ये टीचर्स के लिए है। ओके, नंबर 3 पे के डोंट यूज़ स्टूडेंट्स नेम्स व्हेन नेमिंग फाइल्स। मतलब ये कि स्टूडेंट्स के नेम्स को फाइल्स में यूज़ ना करें। मतलब ये कि जैसे कि मेरा नाम अब्दुल बासित है, तो मेरा रोल नंबर और नाम के साथ मुझे फेल फाइल के टाइटल में रख दिया गया है। इस नाम से, फेल के नाम से फाइल पे जो है वो सेव की गया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सिंपल वर्ड में कि जो फाइल आप शेयर करते हैं उसमें ना स्टूडेंट्स के नेम्स ना लिखें। मिसाल के तौर पर अगर आपने फाइल को स्टूडेंट स्कोरिंग एफ ग्रेड के नाम से सेव किया है तो ये अनएथिकल होगा। ओके, और नंबर 4 पे है कि डू बी माइंडफुल ऑफ हाउ यू कमर्शलाइज योर क्लासरूम। इसमें ओवरऑल बताया गया कि अपनी क्लासरूम को ना कमर्शलाइज करते वक्त सोच समझ कर काम करें। मतलब ये कि सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स के वर्क या एक्टिविटीज़ को शेयर मत करें। जैसे कि अक्सर जो है पाकिस्तानी जो फीमेल टीचर्स हैं वो क्या करती हैं कि अपने क्लासरूम की जो है वीडियोस वगैरह बनाकर टिकटॉक या इंस्टाग्राम में अपलोड करती हैं। अक्सर मैं देखता हूँ, तो ये पाकिस्तान में तो चलो ठीक है, लेकिन अगर यही बाहर के मुल्क में ये हरकत हो ना, तो पेरेंट्स जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं। इसलिए पेरेंट का जो है वो कंसर्ट लाजमी होना चाहिए। ओवरऑल इसमें बताया गया कि सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स के वर्क या एक्टिविटीज़ को शेयर करते वक्त इनके ना कंसेंट का ख्याल रखें। अगर स्टूडेंट्स को पब्लिक कमेंट्स से डिस्ट्रेस हो तो इससे बचना चाहिए। ओके, तो एकेडमिक एडवाइजमेंट में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि एकेडमिक एडवाइजमेंट एक ऐसी रिलेशनशिप है जो एडवाइज़र और स्टूडेंट्स के दरमियान होती है, ताकि ना स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशनल और कैरियर सक्सेस को ना अचीव कर सके। एडवाइज़र स्टूडेंट्स को एकेडमिक पॉलिसी और रेगुलेशंस के मुताबिक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, कोर्स सिलेक्शंस में मदद करते हैं और कैंपस पर अवेलेबल रिसोर्सेज को रेफ़र करते हैं जो एकेडमिक और पर्सनल सपोर्ट देते हैं। सक्सेसफुल एकेडमिक एडवर्टाइजमेंट का सीक्रेट ये है कि एडवाइज़र और एडवाइजरी दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ कर काम करें। अच्छा, इसमें ना रोल परफॉर्म्ड बाय द एकेडमिक एडवाइज़र भी हैं। नंबर 1 पे ये कि टेक ओनरशिप ऑफ योर रोल। मतलब ये कि एकेडमिक एडवाइज़र को ना अपने रोल को पूरी तरह से ना एहसास होना चाहिए। एडवाइज़र को ना अपनी फील्ड में अच्छी तरह से ना वेल एडवाइज्ड होना चाहिए, ताकि ना वो स्टूडेंट्स के एजुकेशनल और कैरियर गोल्स में मदद दे सके। मिसाल के तौर पर अगर एक एडवाइज़र स्टूडेंट्स को इनकी ना इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ को देखते हुए कैरियर और एजुकेशनल गोल्स पर गाइड करता है, तो वो ना स्टूडेंट्स की कॉलेज और जर्नी में एक एक्टिव पार्टनर बन सकते हैं। ओके, और नंबर 2 पे कि शॉर्ट रेंज प्रोग्राम प्लानिंग भी शामिल है। मतलब ये कि शॉर्ट रेंज प्रोग्राम प्लानिंग में एडवाइज़र स्टूडेंट्स को कोर्स प्लानिंग, रजिस्ट्रेशंस और शेड्यूल एडजस्टमेंट में मदद करना होता है। और नंबर 3 पे कि लॉन्ग रेंज प्रोग्राम भी शामिल है। मतलब ये कि लॉन्ग रेंज प्रोग्राम प्लानिंग में ये शामिल है कि लॉन्ग रेंज प्लानिंग में एडवाइज़र स्टूडेंट्स को अपने एजुकेशनल और प्रोफेशनल गोल्स के लिए एडवाइस करता है।
जो इन की एकेडमिक एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट के मुताबिक हो। ओके, आगे है लॉन्ग रेंज प्लानिंग के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया है। नो व्हेन एंड वेयर टू रेफर, इसमें आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि एडवाइज़र को अपनी लिमिट्स को समझना चाहिए और वो अपने स्टूडेंट्स को किसी और रिसोर्सेज या प्रोफेशनल्स के पास रेफ़र कर सकता है अगर इनका इश्यूज एडवाइज़र के एक्सपर्टाइज से बाहर हो। ओके, तब ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 33। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूँ कि क्या क्या आप स्टूडेंट से पूछा जा सकता है। इस लेसन नंबर 33 में जो इम्पोर्टेंट है, एकेडमिक असेसमेंट इम्पोर्टेंट है कि किस टाइप के जो है वो इश्यूज होते हैं एकेडमिक असेसमेंट में। और अच्छा, ये जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इंस्ट्रक्टर को एक स्टूडेंट की प्राइवेसी को लेकर लाजमी तौर पर कंसीडर करने चाहिए। ये पॉइंट्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो FERPA, ये जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एब्रीविएशंस पूछा जा सकता है, FERPA का मतलब क्या है। ओके, आगे आ जाते हैं हम इन द स्टार्टेड। अगर बात की जाए तो शुरू में ही लाकर मैं आप स्टूडेंट्स को बताता हूँ इस लेसन के शुरू में। अच्छा, इसमें ना कंपिटेंस इश्यूज में क्या क्या शामिल हैं। ये नंबर ए पे जो है वो मतलब कि ए पॉइंट पे टीचिंग स्किल्स एंड कोर्स प्रेपरेशन शामिल है, और बी पे इन्फ्यूजिंग डाइवर्सिटी कंट्रोल शामिल है, और सी पे टीचिंग कोर्सेज विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग शामिल है, और डी पे इम्पेयर्ड इंस्ट्रक्टर से शामिल है, और सी पे असेसमेंट एंड कोचिंग शामिल है। ये कंपिटेंस इश्यूज जो हैं वो हैं। इनको ना अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। इसको ना घुमा फिरा के आप स्टूडेंट से पूछा जा सकता है कि इनकी मिसालें लेकर, सपोज अगर डाटा एनालिसिस के लिए अगर एक टीचर को फॉर्मल ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये किस टाइप का इशू होगा। तो ये टीचिंग कोर्सेज विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग का जो है वो इशू है। ओके, और ये इसी तरह इन्फ्यूजिंग डाइवर्सिटी कंटेंट के बारे में भी आपसे कहा जा सकता है। टीचिंग स्किल्स एंड कोर्सेज प्रेपरेशन में ये होता है कि आप टीचर जो है वो अपने आप को अप टू डेट रखें, जो कुछ जो है मजमून या जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग उस लेक्चर को लेकर अपने आप को अप टू डेट रखें ओवरऑल। और नीचे आया जाए तो एवल्यूटिंग का स्टूडेंट परफॉर्मेंस, एवल्यूशंस या एवल्यूटिंग में आप स्टूडेंट से बस यही घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि एक स्टूडेंट्स या टीचर्स को सबसे जो है सेंसिटिव इशू किस टाइप का होता है कि स्टूडेंट जो है वो डिस्ट्रेस फील कर सकता है, वो है एवल्यूटिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस। मतलब ये कि एक टीचर जब स्टूडेंट्स को लेकर उसके नताइज टेस्ट के बता रहा होता है असेसमेंट के, तो देन क्या होता है कि तब स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए एक सेंसिटिव इशू होता है। मसलन स्टूडेंट को जो है वो डिस्ट्रेस फील हो सकता है, जबकि टीचर को जो है थोड़ा सा एक किस्म का बहुत ज़्यादा जो है वो एवल्यूशन वो जो है वो अनवांटेड जो है वो महसूस हो सकता है कि मैं किस टाइप के जो है वो ग्रेड्स दूँ या ना दूँ ओवरऑल। तो इम्पोर्टेंट इश्यूज इन असेसमेंट भी इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट है ना, ये रेड कलर की लाइन में, बस इन्हीं को मेमोराइज कर लीजिएगा, और इसी को अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो देन इसी को आप फिट कर लेंगे तो इजीली आपका जो है वो पेपर भी डन हो जाएगा इन हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। ओवरऑल इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।